हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ पॉलिटी आ चुका है आज का। आई होप कि आप बरसात में मज़े ले रहे होंगे। गर्मी से निजात मिल चुका है, लेकिन डेली डोज ऑफ पॉलिटी से आपको निजात नहीं मिलेगा क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन ये स्टेटमेंट्स है हमारे पास कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है किस चीज़ के लिए? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ठीक है जी, तो इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि रेजिडेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया कैन नॉट एवर बी प्रिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशन फॉर एम्प्लॉयमेंट सिंस इट्स वायलेट्स राइट टू इक्वालिटी। मतलब कि आपका जो रेजिडेंस है, कहीं पे आप जहाँ रह रहे हैं, ठीक है जी, वो एक प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन नहीं हो सकती किसकी? एम्प्लॉयमेंट की, क्योंकि ये राइट टू इक्वालिटी वायलेट करता है। दूसरा है एन ऑफिस बिलोंगिंग टू अ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कैन हैव इट्स हेड और मेंबर्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन बाय लॉ। मतलब कि कोई आपका रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, उसके जो हेड हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के हो सकते हैं और ये लॉ में दिया हुआ है। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें आपको देखना है कि इस स्टेटमेंट्स कौन सी करेक्ट है। वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू ओनली, नेदर वन नॉट टू। तो स्टेटमेंट्स ये हैं, आप इसको पॉज भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब क्या है? बी, ओनली टू। तो ये सही है, ये गलत है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। ठीक है जी, अब देखिए हम इसमें बेसिकली बात क्या कर रहे हैं? आर्टिकल 16 के बारे में। तो आर्टिकल 16 को ही विस्तार में देखेंगे हम। आर्टिकल 16 क्या है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसके भी क्लॉजेस हैं। ठीक है जी, अब वो क्लॉजेस थोड़े से रिवाइज कर लेते हैं। आपके क्लॉजेस भी रिवाइज हो जाएंगे, एक कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहला क्लॉज कहता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। किसके लिए? फॉर ऑल सिटीजन्स। मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सभी सिटीजन्स को। किन किन मैटर्स में? मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस। अब देखिए अगला क्या है? अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट इंपॉर्टेंट। तो आपको पता ही है स्टेट की डेफिनेशन। अगर आपको नहीं पता तो जाइए स्टेट की डेफिनेशन देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऑफिसेज में स्टेट कवर करता है। ठीक है जी, ये हमारी पहली स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि कोई भी सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम। मतलब ये जो क्लॉजेज हैं इनके बिहाफ पे आपसे क्या है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है। ठीक है जी, किस संदर्भ में है ये? एम्प्लॉयमेंट इन अंडर द स्टेट। मतलब ये जो आपकी क्लॉजेस हैं ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं तो ऐसे याद करता था, RRCSDPR। ठीक है जी, ये क्रोनोलॉजी अगर आप कर लेते हैं याद तो ऐसे टाइप में बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन ये जो चीज़ें दी हैं ये इम्पॉर्टेंट है याद रखना। ठीक है जी, क्लॉजेस कि किन बिहाफ्स पे नहीं हो सकता है। ठीक है जी, तीसरा क्लॉज क्या कहता है? तीसरा क्लॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट, ठीक है जी, पार्लियामेंट, किसको? पार्लियामेंट को प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग, ठीक है जी, किस टाइप का लॉ? इन रिगार्ड्स टू अ क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, क्लास या फिर क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। ठीक है जी, मतलब कि अपॉइंटमेंट किसी भी ऑफिस में गवर्नमेंट के अंतर्गत और ऑफ एनी लोकल और एनी अदर अथॉरिटी विद इन, ठीक है जी, अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक एक वर्ड को हम डाइसेक्ट कर रहे हैं समझने के लिए कि स्टेट हो गया, यूनियन टेरिटरी, एनी रिक्वायरमेंट्स एज टू रेजिडेंस विद इन दैट स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। तो ये जो क्लॉज 3 है ये इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। ठीक है, इसको आगे समझेंगे। तीसरा क्लॉज है। चौथा क्लॉज क्या है? चौथा क्लॉज है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट। ठीक है जी, किस चीज़ से? मेकिंग एनी प्रोविजन, कोई ऐसा प्रावधान बनाने के लिए फॉर द रिजर्वेशन, किस चीज़ के लिए? ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। बैकवर्ड है, अब बैकवर्डनेस के लिए आपको पता है आपका एक यहाँ से निकल के आता है होमवर्क। क्या है आज का होमवर्क? है कि आपकी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए कौन सी कमिटीज़ बनी थी वो पढ़ना ज़रूरी है।
ठीक है दोस्तों, इन विच इन द ओपिनियन ऑफ स्टेट इज नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर स्टेट, मतलब कि उनकी एडुकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है अंडर द स्टेट, उनके लिए क्या किया जाएगा, रिजर्वेशन बनाई जाएगी। ये क्लॉज 4 आ गया। ठीक है जी। 5वां क्लॉज क्या है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ, मतलब कि ये जो ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ विच प्रोवाइड्स द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स। अभी देखिए जो दूसरी स्टेटमेंट है उस पर आ गए, इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई भी इस तरीके का रिलीजियल या फिर डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी, ये देखिए अभी ये आ गया हमारे क्या बोलते हैं, एनी मेंबर पे आ गया। ठीक है जी, ऑफ गवर्निंग बॉडी डैश शैल बी अ पर्सन, कोई ऐसा पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है जी, ऊपर जो बात करी थी पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन, तो ये है कि नथिंग इन आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन। तो ये आ गई हमारी 5th स्टेटमेंट। 3rd स्टेटमेंट को थोड़े से ढंग से देखते हैं। ठीक है, 16(3) में क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। तो ये है कि मतलब रेजिडेंस पे बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इफ़ पार्लियामेंट फाइंड्स इट सूटेबल इट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेजिडेंस। ठीक है जी, तभी आपने देखा होगा कि बोनोफाइड रेजिडेंट, आपने कई बार देखा होगा बोनोफाइड रेजिडेंट कहाँ के हैं, तो उस तरीके के हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं, अभी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हुई नहीं है, थोड़ा सा और देखते हैं। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ रिक्रूटमेंट विद इन अ स्टेट। ठीक है जी, विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच अ पर्सन रेजिडेंस मे गेट प्रेफरेंस, वही बोनोफाइड वाली बात। बट साथ साथ में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट अलाउड टू मेक सच अ रिक्रूटमेंट इन विच द रेजिडेंस ऑफ अ पर्सन गेट्स प्रेफरेंस इन द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है जी, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है नॉट अलाउड टू मेक सच अ रिक्रूटमेंट विद रेजिडेंस ऑफ द पर्सन गेट्स प्रेफरेंस इन द गवर्नमेंट जॉब। तो ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है पिक द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग स्केड्यूल 9। 9th स्केड्यूल के बारे में है। अगर आपने 9th स्केड्यूल के बारे में नहीं पता, अभी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। कई बार कैसे होता है कि अच्छा हाँ क्वेश्चन किया हुआ है, पॉज करते हैं, टैब खुलिए अपना गूगल क्रोम पे या जो भी है, और उसको 9th स्केड्यूल को प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। आप पढ़ के फिर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। पर क्या कहता है, पहला कहता है एनी एक्ट और रेगुलेशन इंक्लूडेड in it cannot be challenged and invalidated on the ground on contravention in any of the fundamental rights। पहली स्टेटमेंट ये दी है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका सही जवाब क्या है, बी, ओनली 2। देखिए इसका भी बी, मतलब ये वाली करेक्ट है, ये वाली गलत है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 9th स्केड्यूल के बारे में पहले देखते हैं कि 9th स्केड्यूल क्या होता है। अब होता है व्हाट इज़ 9th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप गूगल में अगर करते हैं ना इसको, तो आपको इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही बेहद अच्छा सा आर्टिकल है, वैसे मैंने वहीं से निकाला हुआ है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है जी, अब 9th स्केड्यूल क्या है, इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। सेंट्रल और स्टेट लॉज हैं जो कि चैलेंज नहीं किए जा सकते, विच कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है, करेंटली क्या है, देयर आर 284 सच लॉज शील्डेड फ्रॉम जुडिशियल रो। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट्स के साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, अब स्केड्यूल क्या है, 1951 में पार्ट बना था। ठीक है जी, जब डॉक्यूमेंट जो है अमेंड किया गया था फर्स्ट टाइम अमेंडमेंट हुई थी इसकी। ठीक है, और ये कैसे क्रिएट किया गया था, एक नए आर्टिकल्स के साथ। कौन सा आर्टिकल, 31B के साथ अलॉन्ग विद 31A, मतलब 31A और B क्रिएट किया गया था। और वो क्यों किया गया था, गवर्नमेंट ने किया था क्रिएट टू प्रोटेक्ट लॉज, किस लिए, रिलेटेड टू एग्रीगेरियन रिफॉर्म। एग्रीगेरियन रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर से जो रिफॉर्म्स आ रहे थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए था, और फॉर अबॉलिशिंग द ज़मींदारी सिस्टम। आपको पता है कि आज़ादी के बाद ज़मींदारी सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, एग्रीगेरियन रिफॉर्म हो गया। अब 31A क्या क्या है, वो करता है एक्सटेंड प्रोटेक्शन टू क्लासेस ऑफ लॉज, मतलब क्लासेस ऑफ लॉज हैं जो उसको प्रोटेक्शन देता है। और 31 क्या करता है, शील्ड करता है
स्पेसिफिक लॉज और इनैक्टमेंट। तो ये देखिए 31A और B जो है वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग द स्पीच इन पार्लियामेंट, ठीक है जी, एक पार्लियामेंट में स्पीच दी थी हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। उन्होंने कहा था कि अगर कभी कोई एग्रीकल्चरल ट्रबल आती है या इनसिक्योरिटी ऑफ लैंड आ जाती है, टेन्योर, किसी को नहीं पता कि क्या होना है, ठीक है जी, इसलिए दीज लॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स एंड दीज रिपीटेड अपील्स इन कोर्ट्स आर डेंजरस। सही बात भी है, ठीक है जी। और स्टेट के लिए है कि आपने कोई इस तरीके की अपील्स डाल दी हुई हैं और इतनी लॉन्ग अपील्स डाली हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो मतलब ये डेंजरस हैं। तो इसलिए फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, फूड प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है जी, और इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, 3 व्यूज़ लिए थे, सिक्योरिटी, फूड और इंडिविजुअल। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने क्या कहा था, वेदर इट इज़ दैट ऑफ ज़मींदार और टेनेंट और एनी इंटरमीडिएटरी, उस व्यू से ये आपने 31A और B ऐड किए गए थे, ठीक है जी। अब देखिए, अब दोज लॉज एडेड टू 9th शेड्यूल प्रायर टू 24 अप्रैल 1973, ठीक है जी, इनसे पहले जो थे, डेट ऑफ केशव नंदा भारती जजमेंट से पहले, ठीक है जी, वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो केस है आपको पता ही है, ठीक है जी, वो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं किससे, जुडिशियल रिव्यू से। इससे पहले 1973 से पहले जो आए थे वो इम्यूनिटी करते हैं किसे, जुडिशियल रिव्यू से। लेकिन उसके बाद आफ्टर दैट एनी लॉ एडेड टू 9th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद 1973 के बाद केशव नंदा भारती, इसीलिए इंपॉर्टेंट केस लॉ है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। अब केशव नंदा भारती में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जुडिशियल रिव्यू इज़ a part of basic structure of the constitution and hence struck down the provision of 25th constitutional amendment act that went against this, ठीक है जी। तो ये हुआ था, ओके। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 स्टेट्स जो हैं 1987, अब देखिए पॉलिटी से क्वेश्चन है आप, और ये सारे क्वेश्चन जो आपके कहाँ से निकल के आते हैं, बेसिक्स तो हैं ही आपके, मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ जनाब बेसिक्स कीजिए, बेसिक्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ क्या है आपकी एनसीईआरटीज़ से ही क्वेश्चन निकलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से निकला हुआ है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आ चुका है। 3 स्टेट्स जो है 1987 में, ठीक है जी, वो क्रिएट हुए थे रेजिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 25 स्टेट्स, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में बताइए अभी कितने स्टेट्स और कितने यूटी हैं। बड़े इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे लग जाए पता कि हाँ भैया मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। आप लोग चुपचाप लेक्चर देखते हैं, कमेंट करते नहीं है, बताते भी नहीं है, फिर मुझे लगता पता नहीं पढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ मैं हूँ सर, देख रहे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, 3 states came into being in 1987 raising the number of states in India। उस टाइम पे 25 स्टेट हो गए थे, ठीक है जी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर आल्सो यूनियन टेरिटरीज अर्लियर बिफोर दे अटेन्ड स्टेटहुड इन 1987? मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए इस क्वेश्चन का सिंपल तार किससे जुड़ा हुआ है, 1987 से जुड़ा हुआ है, करेक्ट। अब आपको क्रोनोलॉजी बड़ा फेवरेट वर्ड हो गया, मैं अमित शाह का कोई फ़ैन नहीं हूँ, आई एम सॉरी। पेगासस के बारे में पढ़ा होगा आपने, कैसे कैसी स्टेटमेंट्स आई हैं। एनीवे, तो मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है जी। ये तो अब बताइए, इसका आंसर है डी, सारी करेक्ट है, ठीक है जी। मिजोरम भी होता, गोवा भी होता, अरुणाचल प्रदेश भी होता था, ठीक है। अब देखिए 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम जो है वो स्टेट्स बन गए थे, कौन से, 20 फरवरी को, फॉलोड बाय गोवा 30 मई को, ठीक है जी। और गोवा जो है, गोवा के नॉर्दर्न एनक्लेव जो है वो दमन एंड दीव बने थे, और दादरा एंड नागर हवेली जो है वो सेपरेट यूनियन टेरिटरी बने थे। तो आपको देखो स्टेट्स का पता होना चाहिए, स्टेट्स का पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी, पुडुचेरी कब बना, गोवा कब बना, सिक्किम कब बना, ये जो लेटर स्टेजेस पे ऐड हुए हैं ना, इसको आपने करना है। और उसके बाद फिर आपने आर्टिकल, कौन से वाला आर्टिकल 1, 2, 3 के संदर्भ में इसको जोड़ना है, ठीक है, पढ़ लिया करो। एनीवे, चलिए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए
आपको ना कई बार इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंडियन फेडरल, जैसे कि आपका किसने बोला था, कौन सी चीज़ कौन बोल गया था, ठीक है जी। जैसे कि आपका हार्ट ऑफ इंडियन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन किसने बोला था, कौन सा आर्टिकल होता है, इस टाइप से ना ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। तो हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? पॉल एप्पलबी, केसी वेरे, ग्रैनविल ऑस्टिन, डॉक्टर पी आर अम्बेडकर। तो इसका सही जवाब क्या है? ग्रैनविल ऑस्टिन। ऑस्टिन साहब तो मतलब आप देखिए, ऑस्टिन जो हैं वो तो मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। इसके साथ थोड़ा जानना ज़रूरी है। अब देखिए फेडरलिज्म में क्या है, केसी वेयर जो हैं उन्होंने क्या नोट किया था कि ट्रेडिशनली सिग्निफाई करता है क्या, द इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंस, ठीक है जी। केसी वेयर ने ये कहा था। लेकिन देर वॉज नथिंग ट्रेडिशनल अबाउट सर्कमस्टांसेज इन विच इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेट, मतलब कि कुछ भी इस तरीके का ट्रेडिशनल नहीं था जबकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो मिली थी। अब क्या हुआ क्या था बेसिकली, accordingly even when its member carefully studied the constitution of other great federation like USA, Canada, Australia, Switzerland, जब ये पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बैठे हुए थे, तो उसमें क्या था, उन्होंने ना पिक एंड चूज़ किया था। पिक एंड चूज़ मतलब अच्छा ये है, जैसे कि होता है ना, हम कई बार जाते हैं सब्जी मंडी में जाते हैं, हाँ जी ये वाले जी आम बड़े सही लग रहे हैं, तोता आम बड़े सही हैं, चौसा आम बड़े सही हैं जी, दशहरी है। तो काइंड ऑफ पिक एंड चूज़। मैं एग्ज़ाम्पल, आजकल मैंगो सीज़न चल रहा है इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, ठीक है जी। तो अब ये पिक एंड चूज़ करी थी, पॉलिसी टू फॉर्मुलेट अ सिस्टम सूटेड इन यूनिकली टू रिपब्लिक्स नीड, तो पिक एंड चूज़ कर दिया, ठीक है जी। एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी जो होती है वर्ल्ड की वो एम्ब्रेस की थी। तो फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी इन द वर्ल्ड टू एम्ब्रेस व्हाट एच बिर्च एंड अदर्स हैव रेफर टू एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है जी। और एसेंशियली डिफाइंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉपरेशन होनी चाहिए सेंटर एंड स्टेट में, और अ पार्शियल डिपेंडेंस किस भी, स्टेट्स अपॉन पेमेंट्स फ्रॉम द सेंटर। इसका पार्शियल का तो इन्होंने अच्छी खासी धज्जियाँ कहाँ उड़ाई, जीएसटी में, मतलब समझ रहे हैं ना आप, पार्शियल का तो कर ही दिया, मतलब जीएसटी के लिए अब सेंटर के पास ही जाना पड़ता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंगली क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट, ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एक्सपर्ट कौन है, ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने रिमार्क किया था कि डिस्पाइट एक स्ट्रॉन्ग सेंटर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डजंट नेसेसरली रिजल्ट इन वीकर स्टेट, मतलब कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होने के बावजूद वीकर स्टेट्स नहीं है, रादर प्रोग्रेस ऑफ द रिपब्लिक रेस्ट अपॉन एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन द टू। तो ये कहते हैं कि सेंटर और स्टेट की जो एक्टिव कोऑपरेशन है उसी से आपकी प्रोग्रेस निकलती है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या है कि सेंटर एंड स्टेट जो है वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप शेयर करते हैं, जहाँ पे कि वो कोऑपरेट करते हैं इन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। मोदी जी वर्सेस केजरीवाल जो है वो हमारी एक गाथा है जो कि दिखती रहती है, ठीक है जी। सेंटर स्टेट का अगर आपको ढंग से पढ़ना है सिस्टम तो ये वाला समझिए, मतलब स्टेट ऑफ दिल्ली, ठीक है जी, एंड सेंटर, इसमें आपको ना इतनी चीज़ें पॉलिटी की समझ आएंगी कि एक फुल स्टेट हुड होने की क्या ज़रूरत है, यूटी में क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल है, मतलब इतनी तगड़ी चीज़ें हैं। और मतलब केजरीवाल का क्या रोल है, ऑक्सीजन में क्या हुआ था, हाई कोर्ट में बार बार क्यों जाना पड़ता है, सेंटर से क्यों मांगना पड़ती है चीज़ें, केजरीवाल साहब सेंटर को हर चीज़ में ब्लेम कर देते हैं, सेंटर के पास कौन कौन सी पावर हैं, मतलब ये वाला क्लासिक केस ऑफ, मतलब मीम्स से बाहर निकल के आप आएंगे ना मोदी वर्सेस केजरीवाल, तो अब समझेंगे कि यार ये तो सेंटर स्टेट का पूरा ही कॉन्सेप्ट पता चल गया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपको बढ़िया ही अच्छा आइडिया देगा, ठीक है। अब क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है किस लिए, टू एनेबल स्टेट्स पार्टिसिपेशन इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी। अब देखिए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी, अब देखिए स्टेट्स जो हैं, अब चलिए मोदी केजरीवाल छोड़ देते हैं, हम मोदी वर्सेस दीदी कर देते हैं, ठीक है जी,
ममता बनर्जी, ये भी पढ़िए। चलिए, आप हमने किया कि चलो दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, वेस्ट बंगाल फुल स्टेट। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है उसमें। चीफ सेक्रेटरी का भी रोल हुआ था, डीजीपी का भी रोल हुआ था, इलेक्शन में बड़ा कुछ हुआ था। तो वो स्टडी कीजिए सेंटर स्टेट के बारे में, दिमाग खुला रखेंगे ना आप जितना, उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पॉलिटी का। ठीक है, चलिए अब देखिए, यूनियन और स्टेट्स का जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड, यूनियन एंड स्टेट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड टू कोऑपरेट विद ईच अदर ऑन द मैटर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या है मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, शेड्यूल 7 क्या है। अब देखिए, पॉल एपलबाई ने क्या किया है। पॉल एपलबाई ने कैरेक्टराइज किया है इंडियन सिस्टम को एक्सट्रीमली फेडरल। ठीक है जी, केसी वेरेल जो डिस्क्राइब किया इंडिया को क्वासी फेडरल, विच इज़ ट्रू, हमारा जो है क्वासी फेडरल है। और ऑस्टिन साहब ने क्या कहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है जी, तो ऑस्टिन साहब ने हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में कहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट आया। अब देखिए दोस्तों, 73rd और 74th तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन रिलेशन टू डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गांधी व्यू पे आके इसको पढ़ेंगे तो मतलब आपके उद्धार हो जाएगा। मतलब पॉलिटी के चैप्टर्स ना, आप जैसे आप 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर आप पंचायती राज को पढ़ रहे हैं तो उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में गांधीन पर्सपेक्टिव के साथ ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, अब ये क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में क्या कहा है, विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी, अब इसमें ये क्या है कि प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, कैसे कैसे कि सबसे पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटीज़ है, दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शंस, तीसरा है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है जी, जो कि हमारे कोड दिए हुए हैं, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3, 2 and 3 ओनली। तो इसका सही आंसर क्या है, 2 and 3 ओनली। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में कि क्या है। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है ना वो किसके अंडर आता है, इट कम्स अंडर 74th अमेंडमेंट एक्ट, नॉट अंडर 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये देखिए, बस ये एक्ट का ही डिफरेंस आ गया। जिसने ढंग से पढ़ा हुआ है ना उसको मतलब सीधे दिख जाएगा कि यार डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी तो 74th के अंडर आता है। तो चलिए अभी थोड़ा सा इसको समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब सेलिएंट फीचर ऑफ 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक है जी, अब ये जो दो अमेंडमेंट एक्ट हुए, ये दीज 2 न्यू पार्ट्स जो आए थे, ये पार्ट 9th जो है वो पंचायती राज 73rd में आया था, और पार्ट 9A जो है द म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट में आया था। ठीक है, ये 2 आए हैं किसके, पार्ट 9 और 9A के अंडर। ठीक है जी, तो अब देखते हैं अब बेसिक यूनिट क्या होते हैं। बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या आता है, ग्राम सभाज और वार्ड कमेटीज़ म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है जी, ग्राम सभाज और वार्ड कमेटी, जिसमें कि अडल्ट मेंबर जो है रजिस्टर्ड वोटर। अब आपको पता है कि वो चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यार, मैं ही बताता रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रजिस्टर्ड वोटर्स कौन होते हैं। ठीक है जी, उसकी क्या क्या होनी चाहिए, एज वेज जो भी चीज़ें। अब देखिए, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत होते हैं विलेज में। ठीक है जी, 3 टायर सिस्टम होते हैं पंचायत एट विलेज। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या होते हैं, ब्लॉक, तालुक, मंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। ठीक है जी, एक्सेप्ट इन स्टेट्स विद पॉपुलेशन बिलो 20 lakhs, ये आता है 243B। ठीक है जी, ये एक आ गया हमारा। अगला क्या है, सीट्स एट ऑल लेवल टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन। ये देखिए 243C में आता है डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। सीट रिजर्व फॉर SCs एंड STs एंड द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल ऑल्सो बी रिजर्व फॉर SC ST इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, मतलब कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ठीक है जी, अब 1/3 जो है टोटल नंबर ऑफ सीट्स हुई रिजर्व फॉर वुमेन। ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/3 जो है रिजर्व। ऐसे के क्वेश्चन में आप सीधे लिख सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो वुमेन के लिए सिर्फ और यहीं पे ही है। ठीक है जी, बाकी क्या ही बोलना अब। ठीक है जी, अब 1/3 ऑफ द सीट रिजर्व फॉर SCs एंड STs। ठीक है जी, आर ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन। ये देखिए, ये एक और क्लॉज है कि ये SC STs ऑल्सो रिजर्व फॉर वुमेन SCs STs। ठीक है जी, और 1/3 ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ऑल लेवल्स रिजर्व फॉर वुमेन, मतलब कि चेयरपर्सन जो है वो रिजर्व फॉर वुमेन होती है, आर्टिकल 243D।
ठीक है जी। तो जैसे कि अभी जैसे मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, आई एम इन पालमपुर, ठीक है जी। पालमपुर में अभी रिसेंटली क्या हुआ, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, ठीक है जी। तो आप मतलब 15 वार्ड्स हैं, तो उसमें से मोस्टली जो हैं वो रिज़र्व्ड फॉर वुमेन हैं, रिज़र्व्ड फॉर एससी वुमेन है, ठीक है जी। और जो चेयर पर्सन है वो भी रिज़र्व्ड फॉर वुमेन है। तो ये सारे के सारे आपके आ गए क्लॉजेस, ठीक है। अब देखिए, यूनिफॉर्म 5 ईयर टर्म रहेगा और इलेक्शन जो है वो कंस्टिट्यूट होंगे किस लिए, न्यू बॉडीज़ टू बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म। ये तो आपको पता ही है, मतलब एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए, ठीक है जी। अगर डिसोल्यूशन हो जाती है तो इलेक्शंस कंपलसरी होने चाहिए 6 मंथ्स के अंतर्गत, आर्टिकल 243 है। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है जी, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है इसका, ठीक है जी। इन ईच स्टेट फॉर सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल फॉर इलेक्टोरल रोल्स, आर्टिकल 243 के, ठीक है जी। अब पंचायत टू प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है जी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पंचायत पर करेंगे अपने प्लान्स। सोशल जस्टिस इन रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट आर डेवलप्ड बाय लॉ इन वेरियस लेवल ऑफ पंचायत इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स रिलेटेड इन 11th शेड्यूल 243 जी, ठीक है जी। अब 74th अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड करता है, 74th अमेंडमेंट प्रोवाइड करता है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए, किस चीज़ के लिए, टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, 243 ZD इसके अंतर्गत है। और बजटरी एलोकेशन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट से आएगी, ठीक है जी। और उसका शेयर ऑफ रेवेन्यू ऑफ सर्टन टैक्सेस, कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ रेवेन्यू इट रेजेस, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड ग्रांट, यूनियन फाइनेंस कमीशन ग्रांट, मतलब फलाने ढमके ये स्टेट और सेंटर का सब कुछ मिला भगत होगा, मतलब स्टेट भी करेगी सेंटर भी करेगी इसमें सब कुछ। जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट सेंटर का है, एग्जीक्यूशन स्टेट हो रही है, पंचायत में काम चल रहा है, ठीक है जी। अगला क्या है, एस्टैब्लिश, एक फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करना है हर स्टेट में, किस लिए, टू डिटरमिन द प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑन विच एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज वुड बी इंश्योर्ड। मतलब फाइनेंस कमीशन दिखाएगा कि हाँ जी पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज़ जो हैं वो इस आर्टिकल के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे देने। और 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस एज 29 फंक्शन विद इन द परव्यू ऑफ पंचायती राज बॉडीज़, ठीक है दोस्तों। बेसिकली क्या होता है, लेक्चर खत्म होगा बट एक एडिशनल होता है। देखिए स्टेट का मैं बिल्कुल बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर, ठीक है जी, डेप्यूटी कमिश्नर, BDO, पंचायत प्रधान। अब होता क्या है, चीफ मिनिस्टर जो है आपके फंड्स जो है एलिक्वेट करता है डिप्टी कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर रिस्पेक्टिव ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को देता है, BDO जो है आपके रिस्पेक्टिव पंचायत प्रधान को देता है। मांगे कैसे जाते हैं, पंचायत प्रधान लिख के देता है कि ये सड़क का काम है, इसका एस्टिमेट ऐसे ऐसे है जी, JE ने बना दिया है 6 लाख का इतना, 7 लाख का एक सड़क, 10 लाख का इतना इतना, और ऐसे करते करते 50 लाख का पूरा वो कर दिया उसने, अपना पूरा बनाया, ठीक है जी। BDO के पास जो है वो अपना JE होता है, जूनियर इंजीनियर होता है, जो कि ये एस्टिमेट बनाता है। पंचायत प्रधान ने इसको करा लिया, फिर BDO से भी करा लिया, फिर सीधे जाएंगे DC साहब के पास। DC साहब के पास बोलेंगे जी 50 लाख का हमारे पास ऐसे ऐसे एस्टिमेट बना है। DC साहब बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो DC साहब वहाँ पे साइन करेंगे, ऐसे साइन करेंगे, ठीक है जी, और बोलेंगे अलॉटेड 30 लाख रुपीज़, ठीक है। अब अलॉटेड 30 लाख का क्या है, उनके पास ऑलरेडी है नहीं, वो क्या है कि CM साहब ने कितने दिए हुए हैं किस डिस्ट्रिक्ट में वो डिसाइड करते हैं DC साहब, ठीक है जी। तो CM साहब ने जितने भी दिए वो DC साहब करेंगे, और अगर 50 लाख से ज़रूरी 50 नहीं है, वो 30 लाख मिलेंगे और डायरेक्टली BDO के पास आएंगे। BDO के पास आने के बाद वो पंचायत प्रधान को इंस्टॉलमेंट्स में देंगे आपका कि अच्छा ठीक है ये वाला काम हो गया, 50% अभी हो गया, चलो 50% अगला काम कराओ, फिर आपकी इंस्टॉलमेंट आपके पंचायत उसमें आएगी। तो ये एक तरीका है जिस हिसाब से आपका काम चलता है, CM DC BDO, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, डेली डोज ऑफ पॉलिटी। आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगा हो, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। बहुत टाइम हो गया, कमेंट सेक्शन में बताते ही नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, और अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।